ये पूरा जो पोर्शन है ये थोड़ा आपको लग रहा होगा कि मेसी है, बट ये मेरी ट्रिक है मेसी तरीके से समझाने में, बिकॉज़ इसी से ही आप स्क्रीनशॉट ना लेकर के अपने पास कॉपी पेन रखेंगे और जैसा जैसा मैं समझा रही हूँ वो आप कॉपी में लिखेंगे तो साइड बाय साइड आपके नोट्स भी बनेंगे। ठीक है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अभी तक केवल ऑर्थो रिलेटेड टॉपिक ही मैं अपने चैनल पे अपलोड कर रही थी, बट आज हम समथिंग रिलेटेड टू द न्यूरो स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हम कवर करेंगे ग्रॉस एनाटमी ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड का ग्रॉस एनाटमी स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो कौन से सिस्टम को बिलोंग करता है। तो जैसे कि हमें पता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको हम CNS बोलते हैं, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारी दो चीज़ें होती हैं। एक होता है हमारा ब्रेन एंड एक हमारी होती है स्पाइनल कॉर्ड। यानी कि ये जो ब्रेन है एंड ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, दिस इज़ अंडर द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एंड फिर यहाँ से जो नर्व्स निकलती हैं एंड हमारे पूरे लिम्स को एंड पूरी बॉडी को जो सप्लाई करती हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो हमारा जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो नर्व्स बनाती हैं, जो कि अगेन हमारी सेंसरी भी हो सकती हैं नर्व्स एंड मोटर भी हो सकती हैं। ओके, दैट मीन्स वो हमारे सोमैटिक नर्व्स भी हो सकती हैं। ऑल टुगेदर सोमैटिक को भी सप्लाई कर सकती हैं या फिर ऑटोनॉमिक विसरल जो हमारे ऑर्गन्स वगैरह हो गए उनको सप्लाई करती है। ओके, सो ये बेसिक स्ट्रक्चर है कि हमारा जो ब्रेन है और जो स्पाइनल कॉर्ड है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आते हैं, जबकि जो अभी नर्व्स हम पढ़ेंगे आगे वो सारे के सारे हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आता है। अब अगर हम स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बात करें तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि स्पाइनल कॉर्ड किस लेवल से स्टार्ट हो रही है, कहाँ पे एंड हो रही है, उसके सराउंडिंग में क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं, तो सब हम देखेंगे। सबसे पहले दिस इज़ द ब्रेन। ठीक है, ये सबको पता है कि ये ब्रेन है। अब ब्रेन में क्या होता है कि हमारे फोसाज होते हैं। जैसे कि इधर वाला जो हमारा है दैट इज़ अ एंटीरियर क्रेनियल फोसा। ठीक है, फिर इधर की तरफ हमारा आ जाएगा मिडल क्रेनियल फोसा। ठीक है, एंड पीछे की तरफ यहाँ पे हमारा होगा पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। तो ब्रेन, ये ब्रेन है। ब्रेन में हमारे फोसाज होते हैं। आगे की तरफ जो होगा दैट विल बी अ एंटीरियर क्रेनियल फोसा। मिडल में जो होगा दैट विल बी अ मिडल क्रेनियल फोसा। एंड जो पीछे जो होगा वो होगा पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। अब पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में ही यहाँ पे एक ओपनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं फोरामेन मैग्नम। क्या बोलते हैं इस ओपनिंग को? फोरामेन मैग्नम। यहीं से ही हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो है वो स्टार्ट हो जाती है। हम ग्रॉस एनाटमी ऑफ स्पाइनल कॉर्ड पढ़ रहे हैं। स्पाइनल कॉर्ड का सेक्शंस क्या हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन में वो कैसे दिखती है, वो तो बहुत बात की बात है। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ब्रेन के बाद जो स्पाइनल कॉर्ड ऐसे स्टार्ट हो रही है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ पे एंड हो रही है। तो मैंने आपको वही बताया कि ब्रेन में हमारे 3 फोसा होते हैं, उसमें से भी पीछे की साइड, क्योंकि पीछे की साइड ही हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है ना, तो पीछे की साइड जो पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा होता है ना, वहीं पे एक स्ट्रक्चर होता है, एक फोरामेन होता है जिसको हम फोरामेन मैग्नम बोलते हैं। वहीं से ही हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो स्टार्ट हो जाती है। अब बात करते हैं कि ये एंड कहाँ पे होती है। तो जो स्पाइनल कॉर्ड हमारी जो एंड हो जाती है, आप ये देख रहे होंगे यहाँ पे कौन सा ये कोनिकल शेप ले रहा है स्पाइनल कॉर्ड। तो जहाँ पे ये एंड होती है वो बेसिकली L1 L2 का एरिया होता है। ठीक है ना। सो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो फोरामेन मैग्नम से एक्सटेंड हुई और नीचे तक आई। कहाँ तक? एट द लेवल ऑफ टिल L1 L2। ठीक है, तो वो L1 L2 तक आई। अब होता क्या है कि ये जो बिल्कुल एंड पोर्शन होता है, जो कोन जैसा पोर्शन बना रहा है, जो बिल्कुल एंड पोर्शन होता है स्पाइनल कॉर्ड का, इस एंड वाले पोर्शन को हम बोलते हैं कोनस। कोन शेप का है तो आप याद रख सकते हैं कोनस मेडुलैरिस। ठीक है ना। तो कोनस मेडुलैरिस जो है दैट इज़ द एंड पोर्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड दैट इज़ टिल द L1 L2 लेवल।
ठीक है। अभी हम देखेंगे कि ये L1 L2 क्या है। जिन लोगों को ये भी नहीं पता वो वीडियो में बने रहें, आगे पता चलेगा। एंड उसके बाद जो ये इस तरीके से बेसिकली नर्व्स निकल रही हैं, ये जो होल बंडल निकल रहा है नर्व्स का, इसको हम बोलते हैं कॉर्डा इक्वाइना, ठीक है। इसी में अगर कोई दिक्कत आ जाए तो उसको कॉर्डा इक्वाइना सिंड्रोम बोलते हैं। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा कि तो क्या है कि अब हम पहले ये देखते हैं कि ये वर्टिब्राज हैं, ठीक है ना। अब दीज आर द वर्टिब्राज एंड ये जो पीछे हैं दीज आर द स्पाइनस प्रोसेस ऑफ द वर्टिब्रा। अगर आपने वर्टिब्रा की एनाटॉमी पढ़ी है तो आपको पता होगा कि ये हम लेटरल साइड से देख रहे हैं। तो ये हमारी वर्टिब्राज हैं और ये हमारी उनकी स्पाइनस प्रोसेस है। एंड बीच में जो स्पाइनल कैनाल जाता है, जो एक ओपनिंग सी जाती है, उसी से ही ये स्पाइनल कॉर्ड जो है वो पास होती है। अब इसमें क्या होता है कि ये कुछ सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखते हैं इसमें क्या होता है कि कुछ सेगमेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले हमारे ये मैंने यहाँ पे लाइन बनाई है, तो सबसे पहले यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो हमारे सेगमेंट्स हैं उनको हम बोलते हैं सर्वाइकल सेगमेंट, जो कि होते हैं C1 से लेकर के C7 तक। तो ये हमारे हो गए सर्वाइकल सेगमेंट्स, ठीक है। उसके बाद जो ये वाला पोर्शन है, इतना इतना ये जो पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं थोरैसिक सेगमेंट, जो कि होते हैं T1 से लेकर के T12 तक। उसके बाद हमारा होता है लंबर सेगमेंट, जो कि होता है L1 से लेकर के L5 तक। उसके बाद हमारा होता है सेक्रल सेगमेंट, ठीक है ना, सेक्रल सेगमेंट जिसको हम S1 बोलते हैं। एंड देन वी हैव द कॉक्सिक सेगमेंट। तो ये आपने पढ़ा होगा वर्टिब्राज में कि कैसे हमारे सर्वाइकल सेगमेंट्स होते हैं, थोरेसिक सेगमेंट्स होते हैं, लंबर सेगमेंट्स होते हैं, सेक्रल होता है और कॉक्सिक होता है। तो सेक्रल जो होता है वो बेसिकली 5 बोन्स होते हैं, लेकिन क्योंकि वो फ्यूज़ हो जाती हैं तो इसीलिए हम उसको एक ही मानते हैं। एंड कॉक्सिक भी हमारी एक ही होती है। तो ये जो सेगमेंट्स होते हैं, ये सेगमेंट्स के इधर बीच से ही, ऊपर से नीचे से, यहीं से हमारी स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं। ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, यहीं से हमारी इस तरीके से नर्व्स निकलती हैं जिसको हम स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं। और स्पाइनल कॉर्ड जो है इट इज़ अ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, लेकिन इससे जो ये स्पाइनल नर्व्स निकलेंगी वो एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। तो एक क्वेश्चन तो यही आ जाता है कि जो स्पाइनल नर्व्स है ना, इट इज़ अ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम और अ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो स्पाइनल कॉर्ड है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। जो स्पाइनल कॉर्ड है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, लेकिन इसी स्पाइनल कॉर्ड से जो अभी नर्व्स निकलेंगी वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। तो कंफ्यूज नहीं होना, स्पाइनल कॉर्ड अलग है, स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली स्पाइनल नर्व्स अलग है। अब होता क्या है कि इस तरीके से मैंने आपको बताया कि वर्टिब्राज होते हैं, जो सर्वाइकल सेगमेंट्स होते हैं वो C1 से लेकर के C7 तक होते हैं। फिर थोरेसिक आ जाते हैं जो कि T1 से T12 तक होते हैं। यहाँ पे डायग्राम में मैंने सारे नहीं बना रखे, बट ये 12 होते हैं थोरेसिक लेवल पे। फिर उसके बाद लंबर लेवल पे ये 5 होते हैं, फिर सेक्रम लेवल आ जाता है, फिर कॉक्सिक लेवल आ जाता है। तो इस तरीके से ये जो वर्टिब्राज होते हैं, इधर कॉक्सिक होगा कहीं टिप पे, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से बटे हुए होते हैं। ये याद रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अब इसी से ही हम स्पाइनल नर्व्स कैसे निकलती हैं और कितनी होती हैं वो देखेंगे। तो पहले ही मैं आपको बता देती हूँ कि हमारी क्या होती हैं 31 पेयर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये तो हम अभी एक साइड का देख रहे हैं। जैसे किसी बंदे को आप साइड से देख रहे हो तो आपको ये यहाँ से नर्व्स निकलती हुई दिख रही है, ऐसे ही इसके पीछे भी तो नर्व्स निकलेंगी ना। अगर किसी बंदे को आप पीछे से देख रहे हो और इस तरीके से उसकी स्पाइन देख रहे हो पीछे से, तो यहाँ से भी नर्व निकलेंगी, यहाँ से भी नर्व निकलेंगी। तो जितनी यहाँ से निकलेंगी उतनी ही यहाँ से निकलेंगी, दैट्स वाई पेयर बोला जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि स्पाइनल नर्व कितनी है, तो स्पाइनल नर्व 31 पेयर है। पेयर लगाना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। 31 पेयर है। अभी देखते हैं कैसे। जो हमारा सर्वाइकल सेगमेंट है, वो जो वर्टिब्राज हैं वो होती तो 7 हैं, लेकिन हमारी जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं, यहाँ पे मैं स्पाइनल नर्व्स लिख रही हूँ, वो हमारी होती हैं 8 पेयर स्पाइनल नर्व्स की होती हैं। किस पे? सर्वाइकल सेगमेंट पे। उसके बाद थोरेसिक पे, क्योंकि ये T12 है तो ये 12 ही होती है, 12 पेयर।
लंबर पे हमारी होती हैं ये 5 पेयर, ठीक है। सेक्रल पे हमारी होती हैं ये 5 पेयर एंड कॉक्सिक पे हमारी होती हैं ये 1 पेयर। तो टोटल अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे, प्लस करोगे, तो ये आ जाती हैं 31 पेयर। तो इस तरीके से वी हैव द 31 पेयर ऑफ द स्पाइनल नर्व। अब आपके मन में 2 क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले कि यहाँ पे जब 7 वर्टिब्रा है तो यहाँ पे 8 स्पाइनल नर्व कैसे हो गई, और दूसरा आपका क्वेश्चन ये आएगा कि जब सेक्रल एक ही बोन है तो इसके 5 पेयर मतलब 5 नर्व्स कैसे आ गई। तो इन दोनों क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो मैं अभी आपको बताती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि ये 8 पेयर कैसे हो गया। तो देखो, अगर इस तरीके से हम पट्टियाँ बनाएं सर्वाइकल की ना, ठीक है, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है, ये C5 है, ये C6 है, ये C7 है। तो होता क्या है कि हमारी जो पहली स्पाइनल नर्व का जो पेयर होता है ना, वो C1 के ऊपर से निकलता है। ये हमारी पहली स्पाइनल नर्व का पेयर निकल गया। उसके बाद दूसरा यहाँ से निकलेगा, तीसरा यहाँ से निकलेगा, चौथा यहाँ से निकलेगा, पांचवा यहाँ से निकलेगा, छठा यहाँ से निकलेगा, सातवां यहाँ से निकलेगा। अब होता क्या है कि इसके नीचे से हमारी C8 स्पाइनल नर्व निकल जाती है और ठीक इसके नीचे हमारा T1 स्टार्ट हो जाता है। तो यानी कि T1 के ऊपर से और C7 के नीचे से हमारी C8 स्पाइनल नर्व गुजर रही है। तो इसीलिए वर्टिब्रा भले ही C7 है लेकिन क्रेनियल नर्व हमारी C8 पे लेकिन स्पाइनल नर्व हमारी 8, लेकिन 8 स्पाइनल नर्व हमारी इसलिए हो जाती हैं क्योंकि एक जो हमारा स्पाइनल नर्व है वो हमारा ऊपर से ट्रैवल करता है C1 के। कि आपकी जितनी भी स्पाइनल नर्व्स होती है ना, वो वर्टिब्रल, ये जो वर्टिब्रल सेगमेंट होता है इसके नीचे से जाएंगी, हमेशा इसके नीचे से जाएंगी। अभी नीचे थोरेसिक लेवल, लंबर लेवल, सेक्रम लेवल, कॉक्सिक लेवल, कोई भी लेवल ले लो, अगर ये वर्टिब्रा है तो इसके नीचे से इस तरीके से स्पाइनल नर्व जाएंगी। लेकिन सर्वाइकल सेगमेंट में 8 स्पाइनल नर्व इसलिए हो जाती हैं क्योंकि एक जो है वो ऊपर से भी गुजरती है, एक ये C1 वर्टिब्रा के ऊपर से भी गुजर रही है। तो इसका आंसर क्लियर हो गया होगा। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे जब सेक्रल है तो इसका 5 पेयर कैसे है। तो मैंने आपको बताया था कि सेक्रम बोन इस तरीके से होती है। सेक्रम बोन, अगर आप सेक्रम बोन को देखो, जो सेक्रम बोन होती है एक्चुअली में वो 5 बोन होती हैं, लेकिन क्योंकि वो फ्यूज़ हो जाती हैं, छोटी छोटी बोनें, 5 बोनें फ्यूज़ होकर के एक बोन बना देती हैं, इसीलिए इसके जो स्पाइनल नर्व्स निकल रही हैं वो 5 हैं जो कि अलग अलग उन 5 पार्ट्स को सप्लाई करती है। तो सेगमेंट एक ही है लेकिन उसकी जो स्पाइनल नर्व्स होंगी वो 5 पेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत देखने को बनता है वो ये भी बनता है कि कॉर्डा इक्वाइना क्या है। तो कॉर्डा इक्वाइना को आप इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे कि होल बंडल ऑफ स्पाइनल नर्व, ये क्या है, ये स्पाइनल नर्व ही तो है। तो पूरा का पूरा होल बंडल ऑफ द स्पाइनल नर्व, ठीक है, फ्रॉम द L1 L2 से लेकर के कॉक्सीजियल लेवल तक। तो L1, क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला ना कि ये कहाँ पे ख़त्म हो रही है, L1 L2 पे, तो होल बंडल ऑफ द स्पाइनल नर्व फ्रॉम द L1 L2 लेवल टिल द कॉक्सीजियल सेगमेंट इज टर्म्ड एज कॉर्डा इक्वाइना। अब यहाँ पे एक और चीज़ समझ लो कि यहाँ पे देखो मैंने बल्जेस निकाले हैं, एक सर्वाइकल सेगमेंट में बल्ज निकाला है, एक लंबर सेगमेंट में बल्ज निकाला है। ये तो थोड़ा से क्या, इसमें नहीं है कोई बल्ज, इन दोनों में है, सर्वाइकल में और लंबर में। तो ये बल्ज क्या है, तो ऊपर वाले को हम सर्वाइकल एनलार्जमेंट बोलते हैं, जो कि हमारा C5 से लेकर के T1 सेगमेंट तक रहता है। C5 से लेकर के T1 सेगमेंट तक जो ये उभरा हुआ पोर्शन रहता है इसको हम सर्वाइकल एनलार्जमेंट बोलते हैं। और ये जो है इसको बोलेंगे लंबर एनलार्जमेंट, जो कि L2 से लेकर के S1 लेवल तक रहता है। अब ये एनलार्जमेंट है क्या, इनको समझते हैं। तो ये एनलार्ज इसलिए हुए पड़े हैं क्योंकि यहाँ पे जो ग्रे मैटर है ना विद इन द वेंट्रल हॉर्न, अभी हम आगे देखेंगे कि स्पाइनल कॉर्ड में भी वेंट्रल हॉर्न, डॉर्सल हॉर्न, ये सब चीज़ें होती हैं। तो अभी आप इतना याद रखो कि वेंट्रल हॉर्न
ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में जो ग्रे मैटर होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है, इसकी वजह से ये एनलार्जमेंट होता है, ठीक है। और क्योंकि हमें पता है कि जो वेंट्रल ग्रे हॉर्न होते हैं वो हमारे स्केलेटन मसल को सप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला कि हमारे जो वेंट्रल हॉर्न है उसमें जो ग्रे मैटर होता है वो ज़्यादा होने के कारण ये सर्वाइकल में और वेंट्रल में एनलार्जमेंट होता है। आपको एक पूछे कि सिर्फ सर्वाइकल और लंबर में ही एनलार्जमेंट क्यों है, क्यों यहाँ पे ग्रे मैटर ज़्यादा है, क्योंकि ये जो ग्रे मैटर होता है ना, वेंट्रल ग्रे हॉर्न जो ये होते हैं, ये क्या करते हैं, ये स्केलेटन मसल को सप्लाई करते हैं। इसी वजह से ये केवल सर्वाइकल और लंबर सेगमेंट में इसलिए ज़्यादा होते हैं, क्योंकि सर्वाइकल सेगमेंट ऊपर के लिम्ब को सप्लाई करेगा, हाथों को, एंड नीचे का जो लंबर सेगमेंट है वो हमारा पैर वगैरह को सप्लाई करता है। सो दैट्स वाई ये इन दोनों में ही हमारा जो ग्रे मैटर रहता है जो कि स्केलेटन मसल को सप्लाई करता है वो ज़्यादा होता है, उसी की वजह से ये एनलार्ज हो जाता है। अब अभी तक तो हम बेसिक पढ़ रहे थे कि साइड, अब हम इस स्पाइनल कॉर्ड को अगर ऐसे कट कर दें, अगर स्पाइनल कॉर्ड आप पे है और हम उसको इस तरीके से कट कर दें तो अब स्पाइनल कॉर्ड कुछ इस तरीके से हमें दिखेगी। तो अब हम देखते हैं बेसिक एनाटॉमी ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। तो अगर हम बात करें सबसे पहले कि ये डार्क क्यों है और ये वाइट क्यों है। ये डार्क और वाइट इसलिए है बिकॉज़ ये हमारा वाइट मैटर है और अंदर जो मैंने कलर किया है दैट इज़ अ ग्रे मैटर। तो सबसे पहले उसको देखते हैं कि वाइट एंड ग्रे मैटर का कंसेप्ट क्या है। तो अब देखो यहाँ पे मैंने 5 बना दिया है बेसिकली क्रॉस सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ये दिखाने के लिए कि ये सर्वाइकल सेगमेंट का है, ये थोरैसिक का है, ये लंबर का है, ये सेक्रल का है, ये कॉक्सिक का है। डायग्राम को इग्नोर करना, इट इज़ नॉट परफेक्ट बट समझने के पर्पज़ से बस देखते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एट द डिफरेंट लेवल्स, ठीक है ना। तो अब होता क्या है कि वाइट मैटर एंड ग्रे मैटर का कंसेप्ट ये होता है कि हमें पता है कि ब्रेन में बाहर की तरफ हमें ग्रे मैटर मिलता है और अंदर की तरफ हमें वाइट मैटर मिलता है। तो इस चीज़ को मैंने इस तरीके से याद रखा है कि जैसे अगर आप अपने सिर को देखो, ठीक है ना, अगर शीशे के आगे अपने सिर को अगर आप देखो तो आपके ब्लैक हेयर होता है ना, बाल आपके काले रंग के हैं, तो उसको ग्रे से रिलेट करो। यानी कि अगर हम ब्रेन की बात कर रहे हैं तो बाहर की तरफ हमें ब्लैक मिलेगा, दैट इज़ अ ग्रे मैटर, और अंदर की तरफ हमें वाइट मैटर मिलेगा। और स्पाइनल कॉर्ड उसका उल्टा है, स्पाइनल कॉर्ड में बाहर की तरफ आपको वाइट मैटर मिलता है और अंदर की तरफ आपको ग्रे मैटर मिलता है। तो मैंने इस तरीके से याद रखा था, आप किसी भी तरीके से याद रख सकते हो, अगर आपको मेरा वाला सही लगा तो आप उससे भी याद रख सकते हो, ठीक है। तो अब हमें इतना पता चल गया कि स्पाइनल कॉर्ड में अंदर की तरफ ग्रे मैटर होगा और बाहर की तरफ वाइट मैटर होगा। तो वाइट मैटर और ग्रे मैटर एक्चुअली में होता क्या है वो अभी बाद में देखेंगे, पर पहले ये देखते हैं कि जैसे हम सेगमेंट वाइज नीचे जाते हैं कॉक्सिक लेवल तक, तो कहाँ पे वाइट मैटर ज़्यादा रहता है, कहाँ पे ग्रे मैटर ज़्यादा रहता है वो। तो होता क्या है कि वाइट मैटर, ठीक है, वाइट मैटर की अगर हम बात करें तो सर्वाइकल से कॉक्सीजियल लेवल तक जाने में वो डिक्रीज़ होता है, यानी कि वो कम हो जाता है। और वहीं पे अगर हम ग्रे मैटर की बात करें तो सर्वाइकल से कॉक्सीजियल नीचे तक जाने में वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो अब देखते हैं कि कैसे। तो होता क्या है, आप इस तरीके से इमेजिन करो कि सपोज़ कोई सेंसरी इनपुट आया, ठीक है, कोई भी सेंसरी इनपुट आया और सपोज़ अब यहाँ पे हमें पता है ये तो स्पाइनल कॉर्ड है, ऊपर तो ब्रेन होगा ना, ब्रेन में ही तो सारी चीज़ें जानी है, ऊपर ब्रेन होगा हमारा। तो सपोज़ इमेजिन करो कि बिल्कुल नीचे वाले लेवल से, बिल्कुल कॉक्सिक लेवल से कोई इनपुट आया, सेंसरी इनपुट आया, तो वो आएगा और वो इधर पीछे की तरफ जाएगा। अभी आगे देखेंगे कि पीछे ही क्यों गया, या आगे क्यों नहीं गया, बीच में क्यों नहीं गया, आगे देखेंगे वो। तो अभी तक इतना याद रखो कि नीचे से कोई सेंसरी इनपुट आया, ठीक है, दिस इज़ द सेंसरी इनपुट, कोई आया एंड वो इस तरीके से, अब उसको ब्रेन तक जाना है ऊपर, तो वो इस तरीके से पूरा ऊपर ट्रैवल करेगा 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 और ब्रेन में चला जाएगा, ठीक है। अब इमेजिन करो कि इनपुट यहाँ से आया लंबर सेगमेंट से, अब इसको भी ऊपर जाना है। अगर कोई सेंसरी इनपुट मान लो थोरेसिक लेवल से आया है लंबर से, तो भी इसको ब्रेन में जाना है।
अगर कोई थोरेसिक से आया है तो भी इसको ब्रेन में जाना है, और अगर कोई सर्वाइकल से आया तो भी इसको ब्रेन में जाना है। तो आप ये देख रहे हो कि जो असेंडिंग ट्रैक्स, ये जो ऊपर की तरफ इंफॉर्मेशन लेकर के जा रहे हैं जिसको हम असेंडिंग ट्रैक्स बोल रहे हैं, ये असेंडिंग ट्रैक्स ऊपर जाते जाते थिकर हो जा रहे हैं, मोटे हो जा रहे हैं। एंड हमें पता है कि जो असेंडिंग ट्रैक्स होते हैं वो वाइट मैटर से ही ट्रैवल करते हैं। सो दैट्स वाई जब ये ट्रैक्स थिकर होते जा रहे हैं तो वाइट मैटर भी इंक्रीज होता जा रहा है, क्योंकि हर सिग्नल को ऊपर जाना है। सो दैट्स वाई यहाँ पे हमें ज़्यादा वाइट मैटर चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे कितना थिकर है एज़ कम्पेयर टू द कॉक्सिक। कॉक्सिक पे तो बिल्कुल भी थिकर नहीं है। सो दैट्स वाई सर्वाइकल लेवल पे वाइट मैटर जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज्ड होता है एज़ कम्पेयर टू द कॉक्सिक लेवल। सेम कंसेप्ट डिसेंडिंग ट्रैक्स के लिए भी अप्लाई होता है। यकीन नहीं होता तो देख लो। अब मान लो ब्रेन से कोई चीज़ को नीचे आना है कॉक्सिक लेवल तक, तो वो बिल्कुल कॉक्सिक लेवल तक नीचे आ गई नीचे। अब ब्रेन से उसको कॉक्सिक नहीं लेकिन सेक्रम लेवल तक जाना है, वो सेक्रम तक आ गई। अब उसे सेक्रम नहीं लंबर तक जाना है, वो लंबर तक आ गई। अब उसे लंबर नहीं थोरेसिक तक जाना है, वो थोरेसिक तक आ गई। अब उसे सिर्फ सर्वाइकल तक जाना है। तो आप ये देख सकते हो अगेन यहाँ पे जो थिकनेस है ट्रैक्ट्स की वो ऊपर की तरफ ज़्यादा इंक्रीज्ड है। तो सेम कंसेप्ट लग रहा है। दैट्स वाई वाइट कॉलम, या सॉरी कॉलम नहीं, वाइट मैटर, दैट्स वाई वाइट मैटर नीचे जाते जाते डिक्रीज़ हो जाता है और सर्वाइकल सेगमेंट पे वो सबसे ज़्यादा रहता है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। और ग्रे मैटर का ये है कि ग्रे मैटर जो है वो नीचे जाते जाते तक जो है वो बेसिकली इंक्रीज़ हो जाता है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि नीचे हमारी जो मसल्स हैं वो बड़ी मसल्स हैं, उनको ज़्यादा मोटर सप्लाई चाहिए, और ग्रे मैटर से ही हमारा मोटर सप्लाई आता है। सो दैट्स वाई कॉक्सिक लेवल पर हमारा जो ग्रे मैटर होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि वहीं पे सबसे बड़ी मसल हैं जिनको मोटर सप्लाई चाहिए। सो दैट्स वाई ग्रे मैटर इज़ मोर इन द कॉक्सीजियल लेवल। क्लियर हो गया कि वाइट मैटर और ग्रे मैटर का क्या कंसेप्ट है। उसके बाद हम अगेन बेसिक एनाटमी क्रॉस सेक्शन जो है उस पे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये पता चल गया होगा कि वाइट मैटर इसमें बाहर है और ग्रे मैटर इसमें अंदर है, और आपको ये भी पता चल गया होगा कि किस सेगमेंट पे ग्रे मैटर ज़्यादा है, किस सेगमेंट पे वाइट मैटर ज़्यादा है। दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर है क्या। हमने बोल तो दिया कि अंदर है, ये बाहर है, इससे ये हो रहा है वो हो रहा है, पर ये है क्या। तो देखो, आपने कभी ना कभी न्यूरॉन तो पढ़ा होगा, ठीक है ना। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर तो आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा, जिसमें इस तरीके से बॉडी रहती है, इस तरीके से निकले हुए रहते हैं, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। एंड इस तरीके से मैं बेसिक स्ट्रक्चर बना रही हूँ, ठीक है ना। आपने कभी ना कभी ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर तो पढ़ा ही होगा, है ना। तो होता क्या है कि इसको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स, इसको हम बोलते हैं सेल बॉडी, ये जो जा रहा है इसको हम बोलते हैं एक्सॉन, एंड ये जो हमारा है दिस इज़ कॉल्ड माइलिन शीट। इसको हम क्या बोलते हैं, माइलिन शीट बोलते हैं। माइलिन शीट का काम क्या होता है कि वो इजी फ्लो और स्मूथ कंडक्शन होता है इम्पल्सेस का, तो माइलिन शीट का वो काम होता है, ठीक है ना। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का, ठीक है, जिसमें कि दीज आर द डेंड्राइट्स, दीज आर द सेल बॉडीज़ एंड ये सब, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब होता क्या है कि ये जो सेल बॉडीज़ होती हैं, सेल बॉडी के कलेक्शन को ही ग्रे मैटर बोलते हैं। यानी कि अगर हमें कोई बोल रहा है कि ये ग्रे मैटर क्या है, तो यानी कि यहाँ पे सेल बॉडीज़ है छोटी छोटी एंड डेंड्राइट्स, तो यानी कि कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी इज़ द ग्रे मैटर। एंड कलेक्शन ऑफ द एक्सॉन, ये क्या है, एक्सॉन है ना, कलेक्शन ऑफ द एक्सॉन इज़ वाइट मैटर। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि ये जो हम ग्रे एंड वाइट कर रहे हैं तब से, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज़ एंड डेंड्राइट्स इज़ द ग्रे मैटर एंड द कलेक्शन ऑफ द एक्सॉन इज़ द वाइट मैटर। अब एक और क्वेश्चन बनता है कि जो माइलिन शीट है, अब जो माइलिन शीट होती है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी होती है एंड वो जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है उसमें भी होती है। मतलब जो स्पाइनल कॉर्ड है जो कि सेंट्रल नर्वस का पार्ट है उसमें भी माइलिन शीट होती है, एंड जो स्पाइनल नर्व्स जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है उसमें भी माइलिन शीट होती है। लेकिन
अलग अलग जो स्ट्रक्चर्स हैं वो माइलिन शीट बनाते हैं इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो माइलिन शीट बनाते हैं उनको हम बोलते हैं ओलिगोडेंड्राइट्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीट बनाते हैं, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो माइलिन शीट बनाते हैं उनको हम बोलते हैं श्वान सेल। ये भी एक 1 मार्क क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है पर ये पेपर में आता है। तो याद रखना है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम की माइलिन शीट ओलिगोडेंड्राइट सेल बना रहे हैं और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की माइलिन शीट स्वान सेल बना रहे हैं। ठीक है, तो अब इनके पार्ट्स के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको जो यहाँ पे ये वाला पोर्शन दिख रहा है इसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर मीडियन सल्कस। क्या बोलते हैं? पोस्टीरियर मीडियन सल्कस। ठीक है, उसके बाद जो ये वाला पोर्शन है आप देख रहे होंगे ना, ये वाला पोर्शन, ये इधर की तरफ ये जो कट है इसको हम बोलते हैं एंटीरियर मीडियन फिशर। क्या बोलते हैं? एंटीरियर मीडियन फिशर। उसके बाद होता क्या है कि अब हमारा ये जो वाइट मैटर है, सबसे पहले हम वाइट मैटर को फोकस करेंगे। तो वाइट मैटर में जो ये पीछे की साइड हो गया, ये पीछे की साइड हो गया वाइट मैटर में, तो इसको हम बोलते हैं डॉर्सल। पोस्टीरियर साइड को हम डॉर्सल भी बोल सकते हैं ना, तो इसको हम बोलते हैं डॉर्सल वाइट कॉलम, क्योंकि ये वाइट मैटर का है ना, तो डॉर्सल वाइट कॉलम हम इसको बोलेंगे। उसके बाद वहीं पे जो ये है, चाहे ये कह लो या ये कह लो, इसको हम बोलेंगे लैटरल वाइट कॉलम या फिर फेनिकुलस भी बोलते हैं, दूसरा नाम इसको फेनिकुलस। तो ये हमारा हो गया लैटरल वाइट कॉलम या फिर फेनिकुलस। ठीक है, इसको भी डॉर्सल वाइट कॉलम करके हम डॉर्सल फेनिकुलस बोल सकते हैं। और ये जो आगे का वाइट मैटर का पोर्शन हो गया, इसको हम बोलेंगे वेंट्रल। एंटीरियर को हम वेंट्रल भी बोलते हैं, तो इसको हम बोलेंगे वेंट्रल फेनिकुलस। ठीक है, तो ये जो पोर्शन थे इसको हमने बोल दिया पोस्टीरियर मीडियन सल्कस, ये जो था इसको हमने बोल दिया एंटीरियर मीडियन फिशर। उसके बाद हमने ग्रे मैटर, वाइट मैटर में सबसे पहले अगर वाइट मैटर की बात करें तो जो पीछे का पोर्शन है उसको बोलेंगे डॉर्सल वाइट कॉलम, ये जो साइड का हो गया उसको बोलेंगे लैटरल फेनिकुलस, और जो आगे का हो गया उसको बोलेंगे वेंट्रल फेनिकुलस। ठीक है, वेंट्रल फेनिकुलस। अब हम बात करते हैं ग्रे मैटर की। तो ग्रे मैटर में भी जो मतलब पोर्शन है, जो ये आगे वाला होगा इसको हम बोलेंगे एंटीरियर ग्रे मैटर, और ये जो पीछे वाला होगा इसको हम बोलेंगे पोस्टीरियर ग्रे मैटर। जैसे मैंने जो वाइट कॉलम आपको बताया, तो इन्हीं वाइट कॉलम से हमारे जो ट्रैक्ट्स हैं, ठीक है ना, जो ट्रैक्ट्स हैं, असेंडिंग ट्रैक्ट्स या फिर डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स, इन्हीं वाइट कॉलम से गुजरते हैं। तो बेसिकली हमारे जो वाइट कॉलम है वो कंटेन करते हैं ट्रैक्ट्स को, चाहे वो असेंडिंग ट्रैक हो या फिर डिसेंडिंग ट्रैक हो। उसके बाद एक और चीज़ होती है न्यूक्लियस। हम आपको याद होगा या अगर आपने पढ़ा होगा, इस पोर्शन को हम न्यूक्लियस बोलते हैं। तो अब इस पोर्शन में न्यूक्लियस है, एंड ये जो बाहर वाइट पोर्शन है इसमें हम बोल रहे हैं कि असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रैक्स जा रहे हैं। तो इससे हमने ये कंक्लूजन निकाला। अब स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड आपको पता है किस में आता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। तो इसका मतलब ये है कि जो सेल बॉडीज़ और जो डेंड्राइट्स का जो पूरा ग्रुप है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ग्रे मैटर क्या है? ग्रे मैटर इज़ अ कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज़ एंड डेंड्राइट्स। तो ये जो पूरा डेंड्राइट्स और सेल बॉडीज़ का जो पूरा ये ग्रुप है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, इसी को ही हमने न्यूक्लियस बोला। इसी को ही हमने क्या बोला? न्यूक्लियस बोला। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ही ये जो बंडल है पूरा एक्सॉन्स का, इसी को ही हम ट्रैक्ट्स बोलते हैं। तो समझ में आया? तो कहीं पे भी अगर आप ये वर्ड सुनते हो न्यूक्लियस, तो आपको तुरंत समझ जाना है कि न्यूक्लियस इस पोर्शन यानी कि ग्रे मैटर वाले पोर्शन में आपको मिलेगा। तो यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अगर पूरा ग्रुप है किसका? डेंड्राइट्स का और सेल बॉडी का, तो उसको हम न्यूक्लियस बोलेंगे। और उसी तरीके से हमारा जो ट्रैक्ट है, ट्रैक्ट बेसिकली सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ही
ग्रुप किसका, एक्सॉन्स का, यानी कि पूरा बंडल एक्सॉन्स का सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ट्रैक्स कहलाएगा, असेंडिंग ट्रैक्स एंड डिसेंडिंग ट्रैक्स। अब फटाफट से देख लेते हैं हम एनाटमी ऑफ द स्पाइनल नर्व कि किस तरीके से एनाटमी है स्पाइनल नर्व की। तो होता क्या है, ये वाला पोर्शन मैंने आपको पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया था। अब इसमें क्या होता है कि कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि अगर हमारा ये वाला पार्ट की अगर मैं बात करूँ तो इसको हम बोलते हैं डॉर्सल रूट, क्योंकि ये पीछे है। ये वाला जो पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं वेंट्रल रूट, ठीक है। तो दिस इज़ द डॉर्सल रूट, दिस इज़ द वेंट्रल रूट, डॉर्सल रूट, वेंट्रल रूट। अब यही दोनों डॉर्सल रूट एंड वेंट्रल रूट यहाँ पे आकर के बीच में इधर बना देते हैं स्पाइनल नर्व। ये दोनों मिलके क्या बना देते हैं, स्पाइनल नर्व। समझ में आया? तो अब यही जो स्पाइनल नर्व बनी है इसके भी दो पार्ट हो जाते हैं। एक पार्ट जो पीछे की तरफ सप्लाई करता है जिसको हम बोलते हैं डॉर्सल रेमाई, जो कि आपके बैक वगैरह को सप्लाई करेगा, और एक पोर्शन आगे की तरफ आपके ट्रंक वगैरह, इंटीरियर ट्रंक जो लिम्स वगैरह उसको सप्लाई करता है, तो उसको बोलेंगे वेंट्रल रेमाई।